जिंदगी है तो समस्याएं हैं। समस्याएं हैं तो एएसआई की गोली से सीनियर पीआई की मौत तो वहीं अर्दली हुआ घायल। सीनियर पीआई और अर्दली पर फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मारकर एएसआई ने की आत्महत्या। वाकोला पुलिस स्टेशन का मामला। जैतापुर के सवाल पर शिवसेना के सभी सांसद करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। 6 मई को मुलाकात कर जैतापुर प्रकल्प पर पूरी तरह रद्द करने के लिए मोदी से करेंगे मांग। पुणे की खाली जमीन बिल्डरों को ना दो, खाली जमीन का उचित इस्तेमाल करो। राज ठाकरे ने दी महापालिका आयुक्त को नसीहत। पुणे में संभाजी ब्रिगेड ने किया आंदोलन। बाबा साहेब पुरंदरे को दिया गया महाराष्ट्र भूषण सम्मान वापस लेने की हुई मांग। राज्य सरकार के खिलाफ की गई जमकर घोषणाबाजी। और अमेरिका के लॉस वेगस में मुक्केबाजी का महामुकाबला संपन्न। विश्व की सबसे महंगी फ्लाइड मैवेदर ने मैनी पैकियाओ को हराया। मैवेदर को 950 करोड़ तो पैकियाओ को मिलेगा 636 करोड़ रुपए। नमस्कार, लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के देवलाली में एक मंदबुद्धि लड़की के साथ बलात्कार की खबर सामने आ रही है, जहां के देवलाली कैंप परिसर में इस घृणित वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरी वारदात का आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक कर्नल पर लगा है, जिसका नाम विनोद सहानी बताया जा रहा है, जिसने पड़ोस के इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ जबरन बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। चूंकि पीड़ित लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इसलिए कथित आरोपी कर्नल ने उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन पीड़ित लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बलात्कारी कर्नल विनोद साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद साहनी उसने 30 अप्रैल को दोपहर में मेरी बहन को जबरदस्ती खींच के घर में लेके गया और उसने उसके साथ सब कुछ गलत किया। और वो घर में भी नहीं जाने दे रहा था, किसी को अंदर ही नहीं जाने देता है, देखने भी नहीं दे रहा था वो क्या है। सिर्फ कॉन्फिडेंटली बोल रहा था 5 मिनट रुको, वो आ जाएगी वो आ जाएगी। तो वो इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा था? उसे पता ही होगा ना कि मैंने बाहर से धकेल दिया, पीछे के दरवाजे से धकेल दिया, उसे ये तो पता ही रहेगा ना। और वो बोलता है एक भी दरवाजा नहीं, उसके घर के पीछे 2 दरवाजे। और वो हमेशा झूठ बोलता रहता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है। घरच्यांनी सत्य व्यक्त केलाय फिर्यादीच्या की कर्नलनी त्यांच्या मुलीवरती बळजबरी केला म्हणून। तरी पण आपण मेडिकल रिपोर्ट आणि त्यानंतर आफ्टर इन्व्हेस्टिगेशन आपण त्यामध्ये पुढील आपल्याला सूत्र मिळू शकतात। ते काय बता दे, टीवी स्क्रीन पर ये अपना चेहरा छुपाता हुआ ये कर्नल जो अपने आप को मीडिया के कैमरे से बचाने की कोशिश कर रहा है, ये वही कर्नल है जिसने एक मंदबुद्धि की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और इसकी अब जमकर निंदा की जा रही है। देवलाली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। नासिक के देवलाली सैन्य शिविर की यह वारदात है, जहां के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को अपने झांसे में लेकर पहले उसे कमरे में बंद किया। एक बार फिर देखिए कैसे अपना चेहरा छिपा रहा है ये कथित बलात्कारी कर्नल, जो एक बदनुमा धब्बा बन चुका है सेना के नाम पर। और आपको बता दें, कर्नल जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब वही कर्नल अपनी हवस का शिकार किसी मंदबुद्धि लड़की को बनाने लगे, तो इससे यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बलात्कार की बढ़ती घटनाओं में कहीं ना कहीं सरकारी महकमे के भी लोगों का हाथ है। ये सिर्फ अपराधियों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि ये सामान्य
इंसान भी इस हरकत में लिप्त है। और बात तो कर्नल की जा रही है। ये वही कर्नल साहब हैं जिन्होंने तमाम मर्यादाओं और सीमाओं को लांघते हुए मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। और चेहरे पर मीडिया के कैमरे देखने के बाद अपने चेहरे पर कैसे ये काला नकाब लगा रहा है ये बलात्कारी कर्नल, इसे आप देख सकते हैं। चेहरे से गंभीर दिखने वाला यह व्यक्ति इतने हद तक गिर सकता है, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बहरहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां से पुलिस हिरासत में भेजा गया है यह कर्नल। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के जामनेर में बीजेपी के नगराध्यक्ष को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बीजेपी के ही नगर सेवक रमेश नागरानी के साथ तकरीबन 12 बजे के दरमियान एक रिसोर्ट में जुआ खेल रहा था। पुलिस को सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल वहां पहुंचा उक्त रिसोर्ट में, जहां के बारे में खबर मुखबिर द्वारा पुलिस को मिली थी। और पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कथित रिसोर्ट में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया और वहां जुआ खेलते रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के नगराध्यक्ष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसके अलावा उनके पास से पुलिस ने तकरीबन 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। तो यह हाल है राजनीतिक दलों के नेताओं का, जो व्यासपीठ पर चढ़ने के बाद ये भूल जाते हैं कि सामने बैठी जनता और उसकी समस्याएं कितनी अहम होती हैं। लेकिन ये वही नेता हैं जिनका ये दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ निम्न स्तर के नेता इसी पार्टी की छिछवा लेदर करने पर आमादा हो चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल महाराष्ट्र के जामनेर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नगराध्यक्ष पुलिस के हत्थे चढ़ा है और वो भी जुआ खेलने के आरोप में। और इसी के साथ आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जबकि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एर्नाकुलम की ओर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस के 10 डिब्बे आज तड़के क्षेत्र के पास, आपको बता दें कि पटरी से उतर गए, जिस कोंकण रेल सेवा पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। शुक्र की बात तो यह रही कि इस रेल दुर्घटना में किसी के हताहत या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिर एक बार आपको बता दें कि यह बाली क्षेत्र की घटना है। बाली क्षेत्र के पास पटरी से दुरंतो एक्सप्रेस के तकरीबन 10 डिब्बे उतर गए, जिससे कोंकण रेल सेवा पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। लेकिन शुक्र इस बात की रही कि इस रेल दुर्घटना में किसी के हताहत या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। लेकिन गर्मी की छुट्टी में अपने मूल गांव जाने वाले और कोंकण का नजारा देखने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दुरंतो ट्रेन दुर्घटना के बाद कोंकण की ओर जाने वाली ट्रेनें तकरीबन 2 घंटे देरी से चल रही हैं। ये रेल दुर्घटना सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ, जब सोरझोरा भोगदे में एर्नाकुलम दुरंतो ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के बाद रेलवे के आला अधिकारी समेत बचाव दल मौके पर पहुंचा। दुरंतो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिन एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया उसमें मडगांव मैंगलोर एक्सप्रेस, मडगांव कारवार एक्सप्रेस, मडगांव एर्नाकुलम एक्सप्रेस जैसी दूरगामी ट्रेनों का समावेश है। और अगली खबर महाराष्ट्र के नासिक जिले से है, जहां पर घर काम करने वाली 2 लड़कियों के साथ 70 साल के एक बुजुर्ग ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। दोनों गरीब और लाचार लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले 70 वर्षीय आरोपी का नाम सोमनाथ दिघे बताया जा रहा है।
गौर करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे बलात्कार प्रकरण में कथित आरोपी का साथ देने वाली उसकी पत्नी है, जिसका नाम सुनंदा दिघे बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर इलाके की है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद त्र्यंबक पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार आरोपी बुजुर्ग दंपत्ति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायाधीश महोदय ने उन्हें 5 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आपको बता दें, जहां नासिक के देवलाली में एक घटना सामने आई दुष्कर्म की, वहीं दूसरी तरफ 70 साल के इस बुजुर्ग और इसकी पत्नी द्वारा किए गए कुकर्म का जो खुलासा त्र्यंबक पुलिस ने किया है, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली कही जा सकती है। जिस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हों, उस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले का ये मंजर है, जिसे सुनने और देखने के बाद किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक जो लगातार अपने इस घर काम करने वाली दोनों लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और इसकी पत्नी इस पाप में उसकी बरोबर की भागीदार रही, जिसके कारण पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों ही आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं और लगातार उनकी इंट्रोगेशन जारी है। मुलींवरती लैंगिक अत्याचार झाला, त्या संदर्भात आम्ही पोस्को कायदा अंतर्गत आणि बाल कामगार कायदा अधिनियम अंतर्गत आरोपींवरती गुन्हा दाखल केला। त्यांना आम्ही कोर्टातर्फे 5 दिवसांची PCR मिळवली आहे आणि सध्या आरोपी आमच्या अटकेमध्ये आणि तपास चालू आहे। जबरदस्तीने कामं करून घ्यायची घरातली आणि बाहेरची सुद्धा, आणि तसेच त्यांच्यावरती लैंगिक अत्याचार करताना जबरदस्तीने त्यांची पत्नी आणि ते पत्नीच्या संमतीने ते करत होते। 4 वर्षापासून त्यांच्यावरती जसं लैंगिक अत्याचार चालू। और अगली खबर अमेरिका से है, जहां पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। सदी के सबसे बड़े मुक्केबाजी प्रतियोगिता की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अमेरिका के लॉस वेगास में विश्व की सबसे बड़ी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में फ्लॉयड मेवेदर ने मैनी पैकियाओ को हराकर सदी का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया। उक्त मुक्केबाजी स्पर्धा को सदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जा रही है। सुबह शुरू हुई इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मेवेदर के 116 अंक थे, जबकि पैकियाओ के 112 अंक। दोनों ही मुक्केबाज अपने आप में एक बड़ी चुनौती, अपने अपने क्षेत्र के राजा कहे जाते थे। पहले मेवेदर आगे थे, लेकिन बाद में पैकियाओ ने वापसी करते हुए अगले 2 राउंड्स जीत लिए। दोनों के बीच कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन आखिरी कुछ राउंड्स में मेवेदर रिंग में पैकियाओ पर भारी पड़ने लगे और अंत में अमेरिकी शहर में स्थित लॉस वेगास के MGM ग्रैंड एरिना में हुए शताब्दी की सबसे महंगी मुक्केबाजी प्रतियोगिता को मेवेदर ने अपने नाम कर लिया, जिसके बाद मेवेदर के हिस्से में पुरस्कार के रूप में आए कुल 1142 करोड़ रुपए, जबकि पैकियाओ को 761 करोड़ रुपए मिले। वैसे चैंपियन बनने के बाद मेवेदर को 6 करोड़ 34 लाख रुपए कीमती हीरो से जड़ित बेल्ट प्रदान की गई। इस मैच पर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाए जाने की खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, फ्लॉयड मेवेदर ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। 1142 करोड़ रुपए आज मेवेदर के नाम हो गए और इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता को सदी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में जो दर्शक थे वो इस घड़ी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। छुट्टी के विवाद को लेकर शनिवार की रात वाकोला पुलिस स्टेशन में ASI दिलीप शिर्के ने अपने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास जोशी और उनके अर्दली को गोली मार दी। आपको बता दें कि विलास जोशी को पीठ में तो अर्दली को जांग में गोली लगी है। दोनों को लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दोनों को गोली मारने के बाद शिर्के ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच देर रात एक खबर निकलकर आई कि वकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी की मौत हो गई है। और खास करके ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर विश्व पटल पर गिनी जाती है, और इसी पुलिस महकमे के अंतर कलह को जिस प्रकार अब तक भांपा नहीं जा पा रहा था, सिर्फ महसूस किया जा रहा था, उसका एक जीता जागता नमूना शनिवार को मुंबई के सांता क्रूज पूर्व में स्थित वकोला पुलिस स्टेशन में देखने को मिला, जहां अटेंडेंस उपस्थित पुलिसकर्मी को अनुपस्थित दिखाया गया, जिसके बाद उक्त पुलिसकर्मी को यह बातें नागवार गुजरी, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप शिर्के बताया जाता है, दिलीप रघुनाथ शिर्के। और जब दिलीप सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में जाकर उनसे इस तमाम चीजों का कारण पूछा, तो उनकी कहा सुनी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हो गई विलास जोशी के, और विलास जोशी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बीच में हुआ तू मैं, जो विवाद का स्वरूप है वो इस कदर बढ़ा कि एएसआई दिलीप शिर्के ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की पीठ पर गोली उतार दी। विलास जोशी जिनकी मौत हो चुकी है। और खास करके आपको बता दें कि जब विलास जोशी को पीछे से गोली मारा था दिलीप शिर्के ने, तो उसका विरोध किया था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के अर्दली ने, लेकिन गुस्से से सराबोर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप शिर्के ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के अर्दली को भी नहीं बख्शा, उसने अर्दली पर भी फायरिंग कर दी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप शिर्के के बंदूक से निकली गोली अर्दली की जांघ पर लगी। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों को मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां डॉक्टर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी को नहीं बचा पाए, जबकि दिलीप शिर्के इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी खुद को गोली मारकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। जिस तरीके से ड्यूटी के थकान महसूस करते हैं पुलिसकर्मी, जिस तरीके से पुलिस महकमे में अंतर कलह की भावना व्याप्त होती है, लेकिन इसकी जानकारी आला पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, लिहाजा इस तरह की घटनाएं घटती हैं। फिलहाल पूरा का पूरा यह मामला सांता क्रूज पूर्व के वकोला पुलिस स्टेशन का है। वकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी को उनके ही मातहत काम करने वाले एएसआई दिलीप शिर्के ने अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी, और इस गोलीबारी की वारदात में पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी की मौत हो गई है। और वहीं अर्दली जो है अभी घायल बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने घटना स्थल का दौरा किया और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच को दी है। क्राइम ब्रांच विल इन्वेस्टिगेट, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करेगी। एक ऐसी वारदात मुंबई में हुई जिसको देखने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए, हतप्रद रह गए। उनकी यह समझ में नहीं आया कि आखिर ये वारदात कैसे हो गई, और तमाम लोग इस पूरी वारदात के बाद सहन से गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में इन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के बेटे की शानदार शादी की हर तरफ चर्चा मची है। डॉन का बेटा शादी के बंधन में बंध रहा हो तो जाहिर सी बात है कि डॉन इस शादी को शानदार बनाने में कोई कोर कसर कैसे छोड़ेंगे। जी हां, बेटे महेश गवली की शादी में हत्या के जुर्म में नागपुर जेल में कैद अरुण गवली खास जेल से पैरोल पर छुट्टी लेकर मुंबई आ रहा है। डॉन ने इस शादी में लगभग शहर के सभी नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा है। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी इस शादी समारोह में शिरकत करेंगे, और खास करके इसका रिसेप्शन जो है वो मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में किया जाएगा।
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे माफिया सरगना और पूर्व विधायक अरुण गवली के बेटे के रिसेप्शन में वीआईपी लोगों का जमावड़ा होगा। गवली के बेटे महेश का विवाह 7 मई को होना है, लेकिन रिसेप्शन 9 मई को महालक्ष्मी रेसकोर्स में रखा गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया सहित विभिन्न पार्टियों के नेता, मंत्रियों और पुलिस कर्मियों के साथ साथ मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों को निमंत्रण भेजा गया है। यह जानकारी गवली के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बहुत प्रॉब्लम हो गई पहले तो, क्योंकि 7 साल के ऊपर हुआ, उनको पैरोल का हक है एंड इज़ अ सिटीज़न, ओल्ड सिटीज़न, तो उस पर भी वो रिजेक्ट हो गया पुलिस से। पर हम हाई कोर्ट जाके एडमिट करके हमको उधर से पैरोल मिला। सो थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई थी, पर बहुत अच्छे से भगवान की दुआ से चल पैरोल हो गया। मुंबई में हुए 93 बम धमाकों का मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर को लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। इस खुलासे की यदि माने तो मुंबई बम ब्लास्ट के बाद भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद ने समर्पण करने की इच्छा पुलिस के समक्ष जताई थी। इसका खुलासा सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार ने किया है। नीरज कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि धमाकों के बाद दाऊद को अपने ही विरोधी गैंग से जान का खतरा बना हुआ था। दाऊद को लगने लगा था कि उसके ही गैंग वाले उसकी हत्या कर सकते हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वो समर्पण करना चाहता था। तो जिस तरीके से देश के मोस्ट वांटेड और साल 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों में वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब थक गया है। सूत्रों का कहना है कि दाऊद ने ही अपने सरेंडर की खबरें प्लांट की हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इन खबरों के बहाने दाऊद सरकार की प्रतिक्रिया देखना चाहता है। सूत्रों का तो यहां तक मानना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है और कभी भी दाऊद इब्राहिम कास्कर को गिरफ्तार किया जा सकता है। संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि दाऊद का भी ओसामा बिन लादेन जैसा हश्र किया जा सकता है। इधर भारत सरकार ने भी डॉन को पकड़ने के लिए खुफिया जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दाऊद के लिए समर्पण बीच का रास्ता माना जा सकता है। इन अटकलों को तब बल मिलता है जब सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी दाऊद के सरेंडर की इच्छा का खुलासा करते हैं और अगले ही दिन उसका खंडन भी करने लगते हैं। दाऊद इब्राहिम ने आत्मसमर्पण करना तय कर लिया था, लेकिन सीबीआई के शीर्ष अफसरों ने ऐसा होने से रोक दिया। यह खुलासा सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने किया है। हालांकि बाद में नीरज कुमार ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि दाऊद डरा और सहमा हुआ जरूर था, लेकिन उसने सरेंडर करने का मन कभी नहीं बनाया था। हालांकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर पूर्व सीबीआई डीआईजी नीरज कुमार के दावे को खारिज करते हुए तत्कालीन सीबीआई निदेशक विजय रामराव ने कहा कि दाऊद ने सरेंडर की कोई पेशकश कभी की ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि दाऊद के सरेंडर के ऑफर को इनकार करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। विजय रामराव ने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर की कोई पेशकश नहीं की, ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो उसे ठुकराने की गुंजाइश ही नहीं थी। उनको दिए गए, उन्होंने कभी भी उन प्रूफ को एक्सेप्टेबल नहीं माना। आपके सामने 26/11 का बहुत स्पष्ट एग्जांपल है, जहां पे जो मास्टरमाइंड है उस 26/11 का पूरा, उसके खिलाफ में पूरे एविडेंस दिए गए, बार बार पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंडओवर किए गए, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। और इस बार आपने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बल्कि वहाँ की जुडिशरी ने भी उसको 200% प्रोटेक्शन दिया। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि हमने जो कुछ भी दिया, जितना भी हमारे पास में लिमिटेड मटेरियल था जो हमने पाकिस्तान को दिया, उससे हम अपनी कोशिश में कामयाब हो पाए। नीरज कुमार साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि दाऊद सरेंडर करने की इच्छा रखता था और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन के साथ उससे 3 बार बात भी की थी। हर जगह पे उसने कुछ सरेंडर करने की अलग अलग कंडीशंस रखी थी। यहाँ पे भी उसने शायद कुछ कंडीशंस रखी थी और अचानक ही उनको बोला गया कि आप ये बातचीत। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में रफ्तार के कहर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में दिल्ली में तेज गति कार ने सड़क पर से गुजर रही एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी पर सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया।
जिस कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, उस कार को एक महिला चला रही थी। दुर्घटना के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर महिला के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई न होता देख जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। बहरहाल दिल्ली दुर्घटनाओं की राजधानी बनती जा रही है, जहां रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चले, लेमन न्यूज को पूरी दुनिया के किसी कोने से आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ लॉग ऑन करना होगा www.lemonnews.com। इसके अलावा लेमन न्यूज पर चलने वाले कार्यक्रमों को देखने के बाद कोई दर्शक अपने सुझाव लेमन न्यूज से साझा करना चाहता है तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर के SMS बॉक्स में जाकर सबसे पहले आप टाइप करें लेमन न्यूज, उसके बाद स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करें, लिख दे अपने मन की तमाम बातों को और भेज दें 56767 पर। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे कुछ नए ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।